गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर को लेकर है। भारत का संविधान, क्या क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एलएलबी के इम्तिहान के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या राजस्थान न्यायिक सेवाओं के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों ही एस्पेक्ट लेकर ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एलएलबी का पेपर 100% इसमें कवर रहेगा और कंपटीशन की कई बातें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो सबसे पहले, चाहे एलएलबी का पेपर हो संविधान का, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर हो, मेरा दावा है कि अगर भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, अगर उससे किसी परीक्षा में सवाल ना पूछा जाए तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप मानकर चलिए, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाए या एक बड़े सवाल को लेकर पूछा जाए, तब भी उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक चीज है जहां से सवाल 100% दिखाई पड़ेगा। चाहे पेपर एलएलबी का हो, चाहे पेपर बीए एलएलबी के विद्यार्थियों का हो, चाहे पेपर राजस्थान जुडिशियल सर्विस का हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो जो कानून से संबंधित हो। तो उद्देशिका की बात करते हैं कि क्या भारत की उद्देशिका है, क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको भारत की उद्देशिका को बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ पूरी तरीके से याद कर लेना है। एज इट इज आपको इस उद्देशिका को, अगर मैं ये कहूं कि रट लेना है, तब भी गलत नहीं है, और ये कहूं कि बड़े एहतियात के साथ सीक्वेंस वाइज रट लेना है, तब भी गलत नहीं है। मैं बहुत कम किन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए या किसी सेक्शन को रटने के लिए कहता हूँ। भारत की उद्देशिका उनमें से एक है। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, वन ऑफ देम यू विल हैव टू मेमोराइज। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। तो किसकी स्वतंत्रता देनी है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देनी है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए है। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये संविधान की उद्देशिका है। अब इसमें राजस्थान जुडिशियल सर्विस में तो जो ये ऊपर जो मैंने बोला कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो कई बार एग्जामिनर इनका सीक्वेंस इधर उधर करके पूछ लेता है कि भाई सही सीक्वेंस क्या है। तो ध्यान रखना है, एलएलबी के विद्यार्थियों को पूरी ही याद कर लेनी है। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल आपको याद रखनी है। अगर रट सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके नागरिकों में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता दिलाने के लिए और उन सब में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान बनाया गया। यही इस संविधान की उद्देशिका है। और अब बात करें कि ये जो उद्देशिका में 4-5 शब्द इस्तेमाल किए गए कि हम भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, एलएलबी के लिहाज से कि एक बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। तो
अगर उद्देशिका पे बड़ा सवाल पूछे तो हमें एक एक वर्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भारत को क्या बनाना है। एक सॉवरन कंट्री बनानी है, संप्रभु राज्य बनाना है, प्रभुत्व संपन्न बनाना है, जिसका अर्थ है कि भाई हम क्या हैं, एक सॉवरन कंट्री हैं। भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी का गुलाम नहीं है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, हमारी सॉवरेनिटी हमारी पीपल ऑफ इंडिया में है। भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेता है, फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंट रूप से चलाता है। भारत किसी भी राष्ट्र से संधि मित्रता कर सकता है और चाहे जब जिससे दुश्मनी भी ले सकता है, वॉर भी कर सकते, युद्ध भी कर सकते। तो हम सॉवरन हैं। होगा दुनिया का दादा अमेरिका, लेकिन दुनिया के सरपंच हमारे ठेकेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते। तो ये हम होगा कोई दुनिया का राजा, लेकिन हम अपने देश के राजा हैं। हम अपने देश के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर किसी के गुलाम नहीं है। इसको कहते हैं सॉवरेन कंट्री, सॉवरेनिटी। तो पहला शब्द है सॉवरेन, तो हम प्रभुत्व संपन्न है, मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करते। फिर है लोकतंत्रात्मक शब्द, डेमोक्रेटिक। इसके लिए बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। डेमोक्रेटिक पब्लिक कंट्री क्या होती है कि भाई जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा अगर जो सरकार बनती है तो वो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है। तो लोकतंत्र है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के, तो जनता का है, जनता के लिए है, जनता की ओर से है, जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। तो यही लोकतंत्र की परिभाषा होती है। फिर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं। What is a secular country? So a secular country is a particular country which has not adopted any religion as a state religion. पंथ निरपेक्ष राज्य कौन सा राज्य है? साहब पंथ निरपेक्ष राज्य वो राज्य है जो अपने देश में किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है। हम कहने को हिंदुस्तान है, परंतु हिंदू धर्म हमारे देश का राजधर्म नहीं है। तो ये हम सॉवरन हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ धर्मों की स्वतंत्रता है। सभी प्रकार के धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं, सुकून से रहते हैं, चैनो अमन से यहाँ पे रहते हैं, जिसका कारण ये है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म हो गया। फिर समाजवादी बनाना चाहते, सोशलिस्ट बनाना चाहते। कंपटीशन की दृष्टि से सोशलिस्ट जो शब्द है वो 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। आप लोग भी लिख सकते हैं। तो सोशलिस्ट क्या है, समाजवादी क्या है? तो कि साहब उद्देशिका में जो समाजवाद शब्द की उदाहरणा दी गई है, उस व्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन के प्रमुख साधन है, मुख्य साधन है, उनका जो नियंत्रण है वो सरकार का होता है। देश किस प्रकार से अपनी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करेगा वो उस सरकार पे छोड़ा गया है। देखिए दो चीजें होती है, कोई भी सरकार अगर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चलाती है तो एक तो राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम होते हैं जो स्टेट चलाता है, दूसरा निजी स्वामित्व वाले उपक्रम होते हैं जो कि लोग चलाते हैं, और तीसरा मिक्स होते, मिश्रित होते, राज्य और लोग दोनों ही चला सकते हैं। जैसे राजस्थान रोडवेज है, तो रोडवेज की बसें हमारी राजस्थान की राज्य भी चला रही है, और कुछ प्राइवेट बस वाले भी, उदयपुर पे आपने देखा बहुत सारे प्राइवेट के ऑफिसेज हैं, तो वो लोग भी प्राइवेट बसें चला रहे हैं। तो ये राज्य का उपक्रम भी है, निजी भी है, मिश्रित तरीके से, एक तरीके से मिक्स्ड उपक्रम है। लेकिन सोशलिस्ट समाज में क्या होता है कि भाई मुख्य साधन जो होते हैं उनका नियंत्रण सरकार पे होता है। जो बेसिक रिसोर्स होते हैं तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती, जैसे रेल, ट्रेन सरकार चलाती, आप और मैं ट्रेन थोड़ी चला सकते। तो यह समाजवाद की ओर इशारा है। तो राज्य स्वामित्व को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे क्या हो भाई निजी लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो जैसे बड़े बड़े उद्यमी अंबानी, अडानी, ये सब अगर रिसोर्सेस सारे उनके पास चले जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी, धन का
केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमारे देश में वही है कि गांधीज्म और कार्ल मार्क्स की जो नीति है उसका मिश्रण करके एक सोशलिस्ट समाज की स्थापना करने का कर्तव्य यहाँ संविधान में दिया गया है। तो ये सोशलिस्ट शब्द है। फिर है इंटीग्रिटी, अखंडता। तो भाई ये इंटीग्रिटी शब्द जो है, अखंडता शब्द भी ये 42वें संशोधन में 42nd अमेंडमेंट में ही कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो इंटीग्रिटी का मतलब अखंड है। आज भारत क्या है? अखंड भारत है। कई बारी मेरे मन में पीड़ा पैदा होती थी जब मैं किसी भी, भले आईपीसी में पढ़ा हूँ, भले सीआरपीसी के डेफिनेशन में पढ़ाता था, या भले इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ाता था, जब मैं भारत शब्द को डिफाइन करता था तो बड़ी मन में पीड़ा होती थी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत है। लेकिन जो सरकार का फैसला आया 370 वहां से मोदी सरकार के द्वारा हटा दी गई, तो अब पढ़ाते हुए बड़ा गर्व होता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया, अखंड भारत। और यह अखंडता की संकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल से निकल के आई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब रियासतों का एकत्रीकरण हो रहा था तो उनका बड़ा योगदान था, और उन्होंने पूरी छोटी छोटी रियासतों को एकत्र करके अखंड भारत की संकल्पना की थी। तब जाके अखंडता हमारे संविधान में आई है। तो ये अखंडता शब्द, एक शब्द और इस्तेमाल किया गया, रिपब्लिक, गणतंत्र। देखिए, गणतंत्र का अर्थ है कि अब गणतंत्र है, लोगों का तंत्र है, वंशानुगंज, राजा, क्राउन, क्वीन, ये सब चीजें खत्म हो गई। अब जो भी देश का प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड हालांकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से उसका काम करता है, परंतु गणतंत्र की व्यवस्था में अब राजे रजवाड़े नहीं रहे, अब क्वीन क्राउन नहीं रहे, एम्परर नहीं रहे। तो ये गणतंत्र शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया। तो ये सब चीजें हैं। बाकी तो आप सब समझते हैं, सोशल बातें, सोशली जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता है। तो हम लोगों को आगे आर्टिकल्स में, फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा कि 19 में विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की 25 में, और सब स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आगे जैसे जैसे बात करेंगे क्लियर होता रहेगा। ठीक है, चलिए। ये तो संविधान की उद्देशिका को लेकर बड़ा सवाल पूछा जाए। कई बार एलएलबी में ये सवाल भी पूछा जाता है, कंपटीशन की दृष्टि से भी 3 केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं कि देखिए, ये जो उद्देशिका मैंने अभी बताई आपको, प्रियम्बल, इस उद्देशिका को आप संविधान की प्रस्तावना भी कह सकते हो। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या भारत की उद्देशिका में या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? और अगर है तो इसके पीछे की कहानी बताइए। तो वेदर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड और नॉट। तो इन री बेरुबारी के केस से शुरू करना है। इन री बेरुबारी यूनियन 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है, और इसके ना रहने पर भी संविधान के मूल उद्देश्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न तो सरकार को कोई शक्ति मिलती है, न कम होती है, इसलिए कोई महत्व नहीं है। तो इन री बेरुबारी में तो कहा कि कोई महत्व नहीं है, परिवर्तन कर दो, संशोधन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है ही नहीं। प्रस्तावना जो है वो मूल बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, मूल भाग में नहीं है। लेकिन इस केस के बाद एक केस और हमको लिखना है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973। जस्टिस सीकरी ने कहा कि जो इन री बेरुबारी यूनियन का जो जजमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया गया, उलट दिया गया कि नहीं, गलत है फैसला। और कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में, कि उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका संविधान में बड़ा विशेष महत्व है, स्पेशल वैल्यू है।
संविधान के उपबंधों का निर्वचन करना हो तो उद्देशिका एक बहुत महत्वपूर्ण वाइटल रोल पैदा करेगी। वाइटल रोल उसका होगा, एक महत्वपूर्ण रोल संविधान के अगर किसी भी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा उसमें रोल होगा। और ये भी कह दिया गया कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। जो आधारभूत ढांचा है उसको लेजिस्लेचर संशोधन करके भी हटा नहीं सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। बाकी दूसरी बात में परिवर्तन हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एक सवाल तैयार कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को लेकर, और दावे के साथ कह रहा हूँ चाहे शॉर्ट नोट्स में आए चाहे बड़े सवाल के रूप में आए, पेपर 12 तारीख को है, देने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। दूसरा सवाल जिसकी भी बहुत प्रोबेबिलिटी है आने की, शॉर्ट नोट्स में अगर स्टेट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आर्टिकल 12 उठा के लिखना है, और अगर शॉर्ट नोट्स में पूरा ही फंडामेंटल राइट को लेकर पूछा जाए तो शुरुआत 12 से ही करते हुए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और लेकिन ये फंडामेंटल राइट हमें किसके अगेंस्ट में मिलेंगे, तो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को, गैर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से फंडामेंटल राइट दिए, उनके मूल अधिकार दिए जिसके बिना कि सर्वाइवल मुश्किल है, जीना ही असंभव होता। तो कई अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में हमें दिए गए, लेकिन जब हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाएं, तो उसके लिए हम राज्य के विरुद्ध मुकदमा करें। राज्य के विरुद्ध रिट जुरिडिक्शन हमको दिया गया, तो हमें संविधान के हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हमें स्टेट को पार्टी बना के क्या करना पड़ता है, रिट जुरिडिक्शन में जाना पड़ता है। इस उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमको रिट लगानी पड़ती है, तो उस रिट जुरिडिक्शन में हम जाते हैं। लेकिन किसके अगेंस्ट में, स्टेट। हमें ये देखना है कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिला है, तो स्टेट है कि नहीं वो एजेंसी जिसने हमारे राइट को वायलेशन किया है। तो धारा 12 में स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है। क्या होता है स्टेट, तो कि साहब स्टेट का मतलब है या तो भारत की सरकार एवं संसद। तो पहले नंबर में अगर इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट से आपके राइट का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट का, तो आप रिट लगा सकते हैं। आपको राज्य की श्रेणी में उसे माना गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट। नंबर 2 पे स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर, राज्य की सरकारें और राज्य के विधानमंडल, ठीक। तो राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल, हमारे राजस्थान की सरकार तो भजन लाल जी की सरकार, और विधानमंडल तो हमारी विधानसभा। अगर इनसे हमारे किसी राइट का वायलेशन हो तो स्टेट की परिभाषा में आएगा और हम फंडामेंटल राइट की मांग करेंगे। तीसरी जो बात आएगी स्टेट की डेफिनेशन में, वो लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, और चौथी बात आएगी अदर अथॉरिटीज, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं और जो अदर अथॉरिटीज हैं, स्थानीय प्राधिकारी हैं और जो अन्य प्राधिकारी हैं, भारत सरकार के नियंत्रण में अगर वो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से राज्य की परिभाषा में आएंगे। अब पहले मैं आपको अथॉरिटी शब्द समझा देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि कौन सी अथॉरिटियाँ स्टेट के अंतर्गत कंट्रोल्ड है, कौन सी नहीं है। कई सारे केसेस की भी बात करेंगे। बहुत बड़ा सवाल भी स्टेट को लेकर आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्राधिकारिक शब्द का अर्थ है कि ऐसी कोई अथॉरिटी है जिसको लॉ मेकिंग की पावर है, जिसको विधि बनाने की शक्ति है, जो लॉ बना सकता है, बायलॉज बना सकता है, रूल्स बना सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति जिसको है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि वो प्राधिकारी है। कई बारी सवाल उठे, जैसे नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ग्राम पंचायतें, इम्प्रूवल जो ट्रस्ट होते हैं, ये सब लोकल अथॉरिटीज की श्रेणी में आएंगे। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस नोट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी, जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम,
आर्टिकल 12 की परिभाषा में प्राधिकारी शब्द में राज्य की कैटेगरी में आएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज, AIR 1979 का केस है। इसमें भी कहा कि जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो राज्य है। अजय हासिया वर्सेस खालिद महमूद, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जितनी भी सोसाइटियां रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है वो भी अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। एक बार ही सवाल पैदा हुआ कि क्या न्यायपालिका स्टेट की डेफिनेशन में कवर करेगी? तो हमारे यहाँ AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच ने इस बात को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 12 के अर्थ में न्यायपालिका भी राज्य समझी जाएगी। तो न्यायपालिका भी राज्य हो सकती है और ये अदर जो अथॉरिटीज़ है ये अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी। अब हम बात करते हैं जो सवाल हमारा कई बारी पब्लिक अथॉरिटी को लेकर पूछा जाता है, सॉरी पब्लिक अथॉरिटी नहीं, फंडामेंटल राइट को लेकर। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मूल अधिकार। तो ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, कैसे कैटेगराइज करेंगे, सारा बताता हूं। और इस फंडामेंटल राइट्स में से भी एक सवाल 100% पूछा जाएगा, इसकी भी मैं गारंटी के साथ आपको गारंटी के साथ बात करता हूं। तो सबसे पहले ये समझे कि फंडामेंटल राइट है क्या। देखिए, वे मूलभूत अधिकार हैं जो स्वतंत्र देश के नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है, अनिवार्य है। Fundamental rights are those rights which are basic rights and essential for social development of the citizen of a nation. एक राज्य के जो सिटीजन है उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, उनको कहा गया फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में AIR 1967, फिर से दोहरा रहा हूं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुब्बा राव ये कहा कि जो मूल अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट है, वो बिल्कुल ही लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नैसर्गिक है, यूनिवर्सल राइट्स है, ऐसा इस केस में कह दिया गया। अब जो मूल अधिकार शुरू हो रहे हैं वो आर्टिकल 13 से शुरू हो रहे हैं और आर्टिकल 30 तक चलेंगे और आर्टिकल 32 में हमको रेमेडी मिलेगी कि इसके लिए हम रिट लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले कहा कि रिट अपन लगा सकते हैं जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए। तो देखिए, बेसिकली जो फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं वो तो सेक्शन 14 से शुरू होते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आर्टिकल 13 है, उसमें से भी कई बार एक शॉर्ट नोट्स में सवाल आ सकता है, तो उसको हम स्किप नहीं कर रहे हैं, उस पर भी 5-7 मिनट में बोलता हूँ ताकि हमारा एक एरिया एस्पेक्ट कवर होगा। आर्टिकल 13 बड़ी सरल सरल बात कह रहा है, कोई टिपिकल नहीं है। देखिए, कानून कभी कठिन है ही नहीं है, कानून को अगर सरलता से पढ़ा जाए तो कानून काफी सरल है। तो आर्टिकल 13 ने कहा कि पार्ट 3 में हमको फंडामेंटल राइट दिए, यानी कि अगले आर्टिकल आप 14 से 30 तक पढ़ोगे वो हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट हैं, जरूरी राइट है, मूलभूत अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, उनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है, जीना ही असंभव है। तो ये राइट जो हैं, अगर ऐसी कोई लॉ बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट को कर्टेल करेगा, इनकंसिस्टेंस करेगा, तो उस लॉ का क्या होगा। देखिए, भारत का संविधान बना, संविधान बनाने में काफ़ी मशक्क़त भी लगी और हमने फंडामेंटल राइट भी बनाए, मूल अधिकार। अब ये जो मूल अधिकार हमने बना दिए, अगर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका भविष्य में ऐसी कोई विधि बना दे कि जिससे किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हो, तो क्या प्रभाव होगा। तो आर्टिकल 13 बता रहा है, 13 का क्लोज 1 ये कह रहा है कि इस संविधान के लागू होने से पहले भारत में जितनी भी विधियां थी
अगर वो संविधान के मूल अधिकारों से असंगत है, विसंगत है, इनकंसिस्टेंस है, इनडेरोगेशन है, तो वो सारी की सारी लॉ वॉइड हो जाएंगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नया बना और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल रखा गया है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो ये कह रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने भी कानून बना करते चला करते थे देश में, देखिए भारत का संविधान तो 1949 के बाद हमारे पूरे देश में लागू हुआ। 1950 में हमारे देश में संविधान के लागू होने की तारीख बताई जाती है। तो 1950 से पहले क्या भारत में कानून नहीं चलते थे क्या? तो 1950 से पहले भारत में अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों के कानून थे। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहीं ना कहीं अंग्रेजों से लिया है, कुछ हमने ब्रिटेन से ले लिया, कुछ आयरलैंड से ले लिया, कुछ जापान से ले लिया। सारे प्रोविज़न हमने कहीं ना कहीं किसी देश से उठाए हैं और हमने अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रारूप दे दिया और हमने ड्राफ्ट कर दिया। अब ये जो संविधान बना उससे पहले कोई विधि थी और संविधान हमने बनाया, हमने अपने देश के नागरिकों को अपने अपने फंडामेंटल राइट दिए। और अगर पुरानी कोई लॉ है और एक संविधान का आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि अगर देश में जो पुराने लॉ हैं अगर उन्हें कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने यानी कि हमारी विधायिका ने कानून बन के बिल्कुल निरसित नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया, समाप्त नहीं कर दिया, तो संविधान के बाद भी वो वैसे के वैसे लागू रहेंगे, चालू रहेंगे। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ रहे हो? 1950 में हमारे नए संविधान बन गया तो हमारे कानून बदल जाने चाहिए थे, हमारे कानून नहीं बदले। उसका कारण वो आर्टिकल है कि कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट को और भी कई सारे कानून हैं जो कि 1950 के पहले के हैं, आज भी हमारे देश में प्रचलन में हैं। तो अगर उनको लेजिस्लेचर ने ये नहीं कहा कि नहीं इनको ख़त्म कर दो, रिपील कर दो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी चलते रहेंगे। तो अब बात समझनी है कि ऐसे कोई पुराने कानून हैं जो कि अब फंडामेंटल राइट आ गए हैं। पुराना कानून फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है, तो वो पुराना कानून उस फंडामेंटल राइट को जिस सीमा तक वोलेट कर रहा है, कट कर रहा है, कर्टल कर रहा है, उस सीमा तक वो पुराना कानून शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये बात आर्टिकल 13 के खंड 1 ने कही। ठीक है। दूसरी बात का पहले तो पहले वाले की व्यवस्था कर दी कि पहले जो कानून है अगर फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे होंगे तो उस सीमा तक शून्य हो जाए। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात यह कही कि अब यानी कि संविधान लागू होने के बाद अब विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि देश के लोगों के मूल अधिकारों को छीनता हो, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंस हो, इन डेरोगेशन हो। तो अब वो कानून बनाना ही नहीं है। अगर बन गया गलती से, गलती इंसान से होती है और विधायिका में भी इंसान ही बैठे, गलती हो गई, बन गया, तो उस गलती की सीमा तक जहाँ तक कि वो फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है वो कानून हो जाएगा शून्य। तो ये आर्टिकल 13 का क्लोज 2 कह रहा है और बाकी 13 के क्लोज 3 और 4 में तो विधि और प्रवृत्त विधि की परिभाषाएं दी गई है, बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि लॉ शब्द में क्या है कि लॉ में इंक्लूड है एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, वो सब विधि शब्द में आर्टिकल 13(3) में आपको मिलेगा। हाँ, तो आर्टिकल 13 में जो मोटी बात थी वो बताई और आर्टिकल 13 में जो एक प्रिंसिपल है वो मैं यहाँ आपके सामने डिस्कस करूँगा। शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, बड़े सवाल के रूप में पूछा जाए, जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे कंसेप्ट कभी आपको पूछा जाए कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, क्या है जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो आपको हिचकिचाना नहीं है, वो आपको आर्टिकल 13 से सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल क्या है उसका कि अगर मान लीजिए कोई लॉ लेजिस्लेचर ने बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता है, जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंस में है, असंगति में है, विसंगति में है, या फंडामेंटल राइट को इंडेरोगेशन में है, अल्पीकरण करता है, छीनता है, कम करता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर पाएंगे
विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का क्या वो पुनर्विलोकन कर सकते हैं, क्या उसे वापस से देख सकते हैं? तो इसको कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर है, किसको मिली है? सुप्रीम कोर्ट को मिली है, हाई कोर्ट को मिली है। इस पावर में वो क्या करते हैं कि साहब, इस पावर में वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को चेक करते हैं। पावर टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, उस कानून की वैधता को, संवैधानिकता को चेक किया जाता है, और इसी चेक करने के प्रिंसिपल को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे देश में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आई है। तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस याद रखना है। अब जब कभी जुडिशियल रिव्यू पूछा जाए तो उसमें यही लिखना है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में, 32 में तो सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है, और ये शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है। जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके भी खत्म नहीं कर सकते हो। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी प्रीएम्बल के बारे में भी बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर प्रीएम्बल में कोई है तो उसे अमेंड करके भी खत्म नहीं किया जा सकता, उसमें अमेंडमेंट किया ही नहीं जा सकता। इसी तरह जो जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल है, अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, क्या पावर्स है? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। विधायिका ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसकी जो चेक करनी है संवैधानिकता की, कहीं वो मूल अधिकारों को छीन तो नहीं रहा है, असंगत तो नहीं है, तो ये जो शक्ति है ये कहलाती है जुडिशियल रिव्यू। इंग्लिश केस लिखना पड़े तो आप, लैंडमार्क केस है मार्बरी वर्सेस मेडिसन। तो जो मार्बरी वर्सेस मेडिसिन का केस है जुडिशियल रिव्यू को लेकर है, उसको भी आप साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 में शॉर्ट नोट्स में बहुत चीजें हैं। एक शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। हिंदी में पृथक्करणीयता का सिद्धांत या पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, सेवरेबिलिटी, सेपरेट कर देने का सिद्धांत। तो इसको भी समझा देना है। बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कोई कानून है, अब वो फंडामेंटल राइट्स है, उसके उस कानून के कुछ जो उपबंध हैं, सर्टेन प्रोविजंस हैं, वो फंडामेंटल राइट को शून्य या फंडामेंटल राइट को छीनते हैं, इंडेरोगेशन है, इनकंसिस्टेंस है। तो बेसिक सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी कानून के कुछ प्रोविजन फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हैं तो क्या उस पूरे कानून को वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर उन कुछ प्रोविजन को ही वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, ये सवाल होता है। और यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी शुरू होती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये है, हमको ये देखना है, बीइंग सुप्रीम कोर्ट जज, बीइंग हाई कोर्ट जज, और ये देखना है हमको कि जो कानून का प्रोविजन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है और वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, उसे इनकंसिस्टेंस है, इंडिरोगेशन है, अगर हम उसे शून्य डिक्लेयर करेंगे तो क्या बचा हुआ कानून है वो सही सही काम कर पाएगा अपनी आत्मा के अनुसार, या जो लेजिस्लेचर की कानून बनाने का उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य की पूर्ति करते हुए काम करेगा? क्या ऐसे प्रोविजन को सेपरेट किया जा सकता है? और यदि हाँ, तो मान के चलिए सेपरेट कर देंगे, जो प्रोविजन गलत है उसको हटा देंगे, बाकी पूरा का पूरा कानून एक साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर स्थिति उल्टी है, विपरीत है, कि हम उस प्रोविजन को हटा देंगे तो कानून बनाने का शायद ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमने पूरे कानून को शून्य कर देना, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं होना है। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, एक बात और कह दूं, शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। ये भी आर्टिकल 13 से ही निकला। ये क्या है? इसको आप आच्छादन का सिद्धांत कह दो। हिंदी वाले बच्चे नोट करो
कि ग्रहण का सिद्धांत भी कह सकते हो आपको, है, और अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। देखिए, मैं बहुत सरल शब्दों में पढ़ाने की मेरी आदत है। मेरी डायरेक्ट की लैंग्वेज में घुसने की या किताबों में घुसने की मेरी कम आदत है, ठीक है। मैं चीज़ों को, किताबें मैंने एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी, 10 बार पढ़ी, और उसके बाद जो सरल चीज़ें मैं निकालता हूँ वही आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। वरना कॉन्स्टिट्यूशन का तो डायरेक्ट आपके पास भी होगा, किताब तो आपके पास भी पड़ी होगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मुझे सुन रहे होंगे। सुनने का कारण ये है कि बात आसानी से समझ आ रही होगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत है। देखिए, ग्रहण लगते हुए तो आप सबने देखा, अभी फिर लगेगा, एक डेट भी डिक्लेयर हो गई है। कभी कभी सूर्य को ग्रहण लगते हैं, कभी चंद्र को ग्रहण लगते हैं। तो जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है कि भाई दिन में सूरज के आगे ग्रहण लग जाता है, सूर्य दिखता ही नहीं है, और शायद दिन में अंधेरा भी हो जाता है, उस टाइम के लिए काला हो जाता है। लेकिन जब वो ग्रहण निकल जाता है तो सूरज वापस प्रकाशमान हो जाता है, पूरी दुनिया में उजाला कर देता है। इसी तरह कुछ ऐसे कानून होते हैं जो कि संविधान से पहले के कानून थे, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट आ गए और वो कानून उन चीज़ों को वॉयलेट कर रहे थे तो उन पर ग्रहण लग गया। फंडामेंटल राइट के आने की वजह से, नए प्रोविजन आने की वजह से पुराने कानूनों पर ग्रहण लग गया। उनके ऊपर जैसे ग्रहण लगा हो तो वो दिख ही नहीं रहे, और दिख ही नहीं रहे तो लागू ही नहीं हो रहे थे। लेकिन क्या होता है अगर भविष्य में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है और उस राइट को या उस फंडामेंटल राइट में थोड़ा बदलाव होता है, और जो कानून जिस पे ग्रहण लगा था वो पुनर्जीवित हो जाता है, वापस से लागू हो जाता है, तो कहते हैं कि ग्रहण का सिद्धांत था हट गया, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है। इसमें आप बीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, फिर से कह रहा हूँ, बीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एआईआर 1955, सुप्रीम कोर्ट का एक केस ध्यान में रख सकते हैं। इसी केस में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को जनरेट किया गया, प्रोपगेटेड किया गया, ठीक है। हुआ क्या था कि मान लीजिए जो एमपी का एक स्टेट मध्य प्रदेश है, तो वहां पे एक मोटरयान अधिनियम चला करता था, है? बरार मोटरयान एक्ट चला करता था 1947 का, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो वो राज्य को मोटर व्यापार पे पूरी कंट्रोल करने की शक्ति देता था कि भाई जितने भी मोटर चलाएगी, बसें चलाएगी, स्टेट ही चलाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा। ये 1947 का एक्ट था जिसमें व्यापार, मोटर व्यापार, जो बसें चलानी है एक जगह से दूसरी जगह, वो सिर्फ राज्य चलाएगा। लेकिन अब राज्य चलाएगा, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आर्टिकल 19 बना, और आर्टिकल 19 में हर व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब अब आप और मैं भी बस चला सकते हैं, निजी बसें भी चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराना कानून था उस पर ग्रहण लग गया कि भाई अब राज्य सारे व्यापार या राज्य के कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, हम लोग भी बसें चला पाएंगे, एक प्राइवेट पर्सन भी बस चला पाएगा, है? लेकिन ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, फंडामेंटल राइट आया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में संशोधन हुआ, बाद में परिवर्तन हुआ, और ये कहा कि राज्य के एकाधिकार की शक्ति प्रदान कर दी गई है, कि स्टेट को मोटर में एकाधिकार की शक्ति प्रदान की गई। तो जब एकाधिकार की शक्ति प्रदान की गई तो जो पुराना कानून था वो वापस से लाइट में आ गया, वैध हो गया, ग्रहण हट गया। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ठीक। कभी कभी डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, ठीक है, अधित्याग का सिद्धांत भी पढ़ा जाता है। तो इसका इतना सा मतलब है कि कोई व्यक्ति चाहकर भी अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकता है, उसको छोड़ नहीं सकता, इसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स की। क्या क्या फंडामेंटल राइट संविधान ने हमें दिए, तो के साथ इनको हम 6 भागों में बांट लें। हालांकि कुछ पे डिस्कस करूंगा जहां से सवाल बनेगा, कुछ पे नहीं करूंगा। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक आप इसमें कवर करोगे। 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट अगर है तो आर्टिकल 14 पे मैं बोलूँगा, उसके बाद बाकी आप लोग खुद करो, अगर करना चाहो, सवाल बनता भी नहीं है।
14 में से बनने की संभावना है और जहां से बनेगा वो बात करूंगा। फिर राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम आएगा, आर्टिकल 19 टू 21, 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इसमें भी कुछ चीजों पे बात करूंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। चौथे, धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, उसमें बात करेंगे 25 टू 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 से 30। और आखिर में होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और रिट जुरिडिक्शन के बारे में भी बात करें। तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल 14, जिससे कि एक बड़ा सवाल बनने की संभावना होती है, राइट टू इक्वलिटी। तो इसको हमें समझना है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो बातें राइट टू इक्वलिटी में दी गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको समझना होगा। अगर सीधे से तो मैं कह दूं कि भाई सब लोग समान है हमारे देश में, राजा हो या रंक, सबके लिए कानून समान है, अच्छी बात है, ये ऊपर का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि भाई राजा हो या रंक हो, कानून की नज़र में सब समान है। होता क्या है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। जो रूल ऑफ लॉ है, ये प्रिंसिपल भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाए तो लिख देना कि A.V. डाइसी ने इस प्रिंसिपल को ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश A.V. डाइसी थे, उन्होंने प्रोपोगेटेड किया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि कानून सबसे ऊपर, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, अधिकारी, मंत्री, पंत्री, राष्ट्रपति सब कानून के नीचे। तो कानून सबसे ऊपर, विधि सबसे ऊपर, सब बाकी लोग विधि के मातहत रहेंगे, नीचे रहेंगे, और अधिकार उल्लंघन की दिशा में सब लोगों को उपचार मिलेगा और सारे अधिकारों का स्रोत संविधान होगा। ये चार बातें A.V. डाइसी के रूल ऑफ लॉ में। क्या? लॉ इज सुप्रीम, नंबर 1 कानून सबसे ऊपर, नंबर 2 अधिकारी, मंत्री सब उससे नीचे, सब मातहत है, नंबर 3 लोगों के सारे अधिकारों का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और नंबर 4 कि अगर कोई उल्लंघन होगा तो उल्लंघन के बदले में रेमेडी अवेलेबल संविधान में होगी। तो ये बातें हो गई आपकी। अब हम वापस आ रहे हैं आर्टिकल 14 पे, क्योंकि इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लॉ की सुप्रीमिटी की बात कर रहे हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, दो शब्द प्रयोग किए गए, कई बार सवाल पूछा जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ब्रिटेन से उठाया, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिका से ले लिया। क्यों? कि हमने दोनों जगह से कुछ न कुछ ले लिया और हमारे संविधान को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो समझना पड़ेगा भाई ये दो शब्द हैं तो क्या मतलब है। देखिए, विधि के समक्ष समता तो बहुत आसान है कि लोगों के लिए समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से सब लोग उस विधि से प्रकाशित होने चाहिए, यानी कि राजा हो या रंक, विधि से कोई ऊपर नहीं है। A.V. डाइसी का जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, वो हम इक्वलिटी बिफोर लॉ में पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता। ठीक, मतलब विधि के समक्ष समता, विधि के सामने सब समान है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सबके लिए लॉ बराबर है। राजा हो या रंग, कानून एक, ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, विधि के समक्ष समता, जो कि ब्रिटेन से आया, A.V. डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आया। ठीक, अब बात करते हैं जो दूसरा एस्पेक्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि साहब विधियों का समान संरक्षण। समान संरक्षण का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति से इक्वल ट्रीट करो, इसको सिर्फ एक लाइन और कहूंगा कि समानों के साथ समान व्यवहार करो। इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, एवरीवन नॉट शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार कर देना ठीक नहीं है, लेकिन समानों के साथ समान व्यवहार करना। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या कह रहा हूं,
लेकिन अभी बिल्कुल कांच की तरह साफ करो। हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, उसके लिए उसके समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोगों की परिस्थितियां अलग हैं। जैसे आज आप कोई बहुत बैकवर्ड क्लास ले लो, बैकवर्ड पीपल ले लो, या बैकवर्ड एरिया ले लो जहां कोई साधन नहीं है। आज भी देश में ऐसे कुछ एरिया हो सकते हैं जहां सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और भी कोई सोर्सेज नहीं है, एजुकेशन के साधन नहीं है। क्या उन लोगों को उदयपुर जिले की जनता के साथ कंपेयर किया जा सकता है? भाई वहां पर विशेष व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। क्यों? कि उन लोगों को अवसर देना पड़ेगा। तो वो लोग अनइक्वल हैं, वो उदयपुर की तरह नहीं। उदयपुर वालों के लिए उदयपुर की व्यवस्था है। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, मतलब समानों के साथ समान व्यवहार है। तो हमें अब ये जितने भी निकले ना रिजर्वेशन, ये सब आर्टिकल 14 से निकले। क्योंकि भाई जिन लोगों को या तो वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर वो भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। और इसीलिए आरक्षण भी आया, रिजर्वेशन भी आया, और बहुत सारी लाभ भी मिले हैं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, समानों के साथ समान व्यवहार करना। मतलब आप कैसे चुन रहे हो कि लोग समान हैं? क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हो? तो आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और कहां से निकल के आया है? ये सेकेंड वाला जो क्लोज है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो विधियों का समान संरक्षण युक्ति युक्त वर्गीकरण की बात करता है कि वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन जो वर्गीकरण है वो बोधगम्य अंतरक पर निर्भर होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। जिन व्यक्तियों को आप अलग कर रहे हो उनके लिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो, बुद्धि से तर्क से अंतर हो। ये नहीं कि काले लोग परीक्षा में बैठेंगे, गोरे नहीं बैठेंगे, ये कोई तर्क संगत अंतर नहीं है। तर्क संगत अंतर ये हो सकता है कि पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर डिग्री जिन्होंने ली हो वो लोग एग्जाम में बैठेंगे। ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहलाता है, बोधगम्य अंतरक होता है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट है और जो पीपल है उनके बीच में कोरिलेशन भी होना चाहिए। जिनके लिए हम चेंजेस कर रहे हैं, जिनके लिए हम थोड़ी अलग व्यवस्था दे रहे हैं, उनके मध्य तर्क संगत संबद्ध होना चाहिए। तो जस्टिफाइड रिलेशन बिटवीन डिफरेंस एंड ऑब्जेक्ट है। तो जिस बात को लेकर डिफरेंस कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट को लेकर डिफरेंस करो, उनमें जस्टिफाइड रिलेशन भी होना ही चाहिए। तभी जाकर के एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को लेकर और जस्टिफाइड रिलेशनशिप को लेकर हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों को या अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया वो इसी बेस पर दिया गया है। हालांकि चीज़ें अलग हो सकती है, कभी पर्सनल बात करेंगे तो चीज़ें अलग होगी। हाँ, पर संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना ये रही है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1978 आप आर्टिकल 14 में साइट कर सकते हो कि भाई जो मनमाने पंख जो करना है, वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन करना है, वो मनमानेपन से नहीं किया जा सकता है। वो कम से कम आपको इंटेलिजिबल या बुद्धि का प्रयोग करके करना है, ऐसा मनमाना नहीं चलेगा। ठीक है। वर्गीकरण भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। किस पे करोगे क्लासिफिकेशन? ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसी है, टेरिटोरिकल क्षेत्रीय स्थितियों को देखकर किया जा सकता है, और कोई विशेष परिस्थितियों को देखकर किया जा सकता है, स्पेशल सिनेरियो को या विशेष न्यायालय इत्यादि किया जा सकता है। ठीक। तो ये आपको देखना है। मीटूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस भी साइड कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। प्रदीप टंडन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को इस आर्टिकल 14 के क्लासिफिकेशन या रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आप कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ मिलेगा है। आर्टिकल 15, 16, 17 आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि 15 में धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ कोई दोहरा व्यवहार नहीं किया जाएगा है। उसको पब्लिक यूटिलिटी के साधनों से वंचित नहीं किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था 15(3) में आपको देखने को मिलेगी।
और आर्टिकल 16 में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें दूज-परात नहीं किया जाएगा। जो रोजगार के साधन हैं उनमें किसी के साथ कोई इनइक्वलिटी नहीं की जाएगी रिलीजन, रेस और किसी भी बेस पे। लेकिन यहीं से आर्टिकल 16 के 4 और 5वें खंड से निकलते हैं रिजर्वेशन के क्लोज, ठीक है? क्योंकि 14 में मैंने बताया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है और इसीलिए आर्टिकल 16 में एक तरफ तो कहा कि एम्प्लॉयमेंट की या लोक पदों में या सरकारी सेवाओं में समानता होगी, लेकिन एक हाथ से दे के दूसरे हाथ में वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके आरक्षण वगैरह के प्रोविज़न वहाँ पे रख दिए गए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे छुआछूत होती थी, पुराने ज़माने में कहते थे कि ये निम्न जाति का है, इससे दूर रहिए, इसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। आर्टिकल 17 ने कह दिया कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश हो गई है। अब अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करेगा, ऐसा कोई काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो पनिशेबल ऑफेंस करेगा, एक दंडनीय अपराध हो जाएगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो गया है। अब सिर्फ पद्मश्री, पद्म विभूषण ये उपाधियाँ मिलती है, क्राउन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो शैक्षणिक चीज़ों पे, कलाकारी पे, कौशल पे, खेल पे ऐसी कोई उपाधियाँ आपको दी जा सकती है, टाइटल्स आपको दिए जा सकते हैं। बाकी सारे जो पुराने क्राउन, क्वीन, फलाने, डीके, एम्परर ये जितने भी थे ये सब के सब बंद हो चुके हैं। अब आर्टिकल 19 पे आप आ सकते हो। तो आर्टिकल 19 आपको 6 तरह की स्वतंत्रता देता है। पहली पे ही बहुत है बोलना, फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 आपको क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन है। आप क्या कर सकते हो? फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन, आप जवाब दे सकते हो, आप बोल सकते हो, भाषण दे सकते हो, अपनी बात, अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हो। ये जो मैं आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहा हूं और जो कुछ कह रहा हूं आप मुझे देख पा रहे हो, सुन रहे हो, ये मैं अपने आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट मुझे सरकार ने दिया है उसी का तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसी से तो मैं अपने विचार आपके सामने रखा हूँ। और संविधान के अनुच्छेद 19 ने हमें एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता दे दी है, फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्वतंत्रता जो है ये असीमित नहीं है, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में हमको वो 8 आधार दिए गए हैं, 5+3 ऐसे 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर कि आपके वाणी और भाषण की अभिव्यक्ति पर सरकार लगा सकती है प्रतिबंध, कानून बना करके। कहीं कहीं आपको नहीं बोलने दिया जाएगा है? और बातें भी ठीक है, हर जगह बोलने देंगे तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। कैसे होगी? देखो, आप पहला ग्राउंड है कि आप कुछ भी बोलो, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल पाओगे जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी हमारी डिसअफेक्ट होती है हमारे देश की, नेशन की। तो ऐसी कोई बात आपको बोलने नहीं दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी खत्म होती है तो नहीं बोलने दिया जाएगा। देश से बड़ा कुछ नहीं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो तमीज से रहना सीखे। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता को नष्ट करेंगे तो हमें वो बोलने की आज़ादी नहीं है, हम जेल में डाल दिए जाएंगे। नंबर 2, हमें ऐसा भी कोई वक्तव्य या भाषण जारी नहीं करना है जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। ये दूसरा ग्राउंड है, हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो देश की सुरक्षा के विरुद्ध भी कुछ नहीं बोलना है, अगर बोलोगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जेल बिठा दिए जाओगे। नंबर 3, विदेशी देशों के साथ, जिन जिन देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उन देशों के बारे में भी आपको उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है। तो जिन देशों के साथ हमारे, जिन फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन है उनके साथ बोलने से हमें ध्यान से बोलना है, मर्यादा में बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे उन देशों की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी भी डिसअफेक्ट होती हो, कहीं ना कहीं हमारे देश पे भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान में रखना। चौथा नंबर, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था,
ऐसी कोई भाषण नहीं देने, ऐसी कोई बातें नहीं करनी है जिससे कि हमारी पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था चरमरा जाए। तो ये काम हमें नहीं करना है। फिर पांचवा ग्राउंड, हम समाज में रहते हैं, सोशल एनिमल हैं, तो हमें शिष्टाचार और सदाचार रखना पड़ेगा, डिसेंसी और मोरलिटी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम आती जाती लड़कियां छेड़ें, फप्तियाँ कसें, कुछ भी बोलें। अगर बोलेंगे तो जेल जाओगे भैया, ध्यान रखो, है। इसलिए मोरलिटी और डिसेंसी का पूरा ध्यान रखो। ये नहीं कि चौराहे पे बैठ के मोटरसाइकिल पे खड़े होके चलती है क्या, नो सब, ये ऊट पटांग काम नहीं करने हैं, ठीक है। गलत काम नहीं करना है, बोलने की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, मर्यादा में बोलिए। बोलने का दिया है आज़ादी, तो छठा रिस्ट्रिक्शन है, आप कोर्ट का कंटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, कंटेंट ऑफ कोर्ट भी अलाउड नहीं है। बोलने से ही होता है, कोर्ट में जाके जुडिशियल अफसर को कुछ भी कह दो, आप गाली गलौज कर दो तो कंटेम्प्ट में आएगा, आपको दंड मिलेगा। हम लोगों को बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन सातवां रिस्ट्रिक्शन, नंबर 7 पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि हम किसी लोगों की डिफेमेशन नहीं कर सकते। बोलने की आज़ादी है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों के माजने बिगाड़ें, हम उसे मानहानि करें, हम झूठा कथन प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे कि कोई व्यक्ति डिफेम होता हो। फिर बोलने की हमें आज़ादी है, तो 8वां ग्राउंड हमें रोकता है कि हम अपराधों का अबेटमेंट नहीं करें, हम लोगों को सुपारियां नहीं देते फिरें कि तुम अपराध करो, हम लोगों को अपराधों का उद्यापन नहीं करें, एक्सटोर्शन नहीं करें। तो अगर एक्सटोर्शन करते हैं तब भी एक्सटोर्शन अपराध बनाया गया है इंडियन पिनल कोड में। तो ये सब का काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बागी हो जाएंगे अपराध के, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन मर्यादा में बोलना है। एक एक मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए, देखिए आर्टिकल 19 में कुछ केस लो आप साइड कर सकते हैं। प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में शामिल है। समाचारों को जानने का अधिकार भी आर्टिकल 19 में इंक्लूड है। भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल, इस केस को भी याद रखिएगा। नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने एक रेट लगाई और उसी रेट का एक परिणाम है जो कि हम तिरंगा अपने घरों पर फहरा पा रहे हैं। तो नवीन जिंदल का बहुत बड़ा योगदान है घरों पर तिरंगा। उससे पहले हम तिरंगा बहुत नहीं फहरा पाते थे, आपको पता था कि भाई सुबह लगाना है तो शाम को ध्वज को उतारना भी है, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आर्टिकल 19(1) में हमें एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता में तिरंगा लगाने का अधिकार भी दिया गया। कामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, प्रदर्शन और धरना अभिव्यक्ति के साधन हैं। आप प्रदर्शन कर सकते हो, धरना लगा सकते हो, लेकिन हिंसात्मक नहीं होने चाहिए ये चीजें। आर्टिकल 19 में आपको व्यापार वाणिज्य का अधिकार भी मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। सौदेन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी, सौदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी, AIR 1989 आप लिख सकते हो। फुटपाथों पर व्यापार करना आर्टिकल 19G में एक मूल अधिकार के रूप में बताया है, हालांकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाए जा सकते हैं। तो 19 से लेकर भी सवाल पैदा होता है। इसके अलावा मैं समराइज कर दूं कि आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में हमको वो राइट के रिस्ट्रिक्शन दे दिए गए। और कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो हमको शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की, आर्टिकल 19 के क्लोज B में हम चाहें तो सम्मेलन कर सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक। नंबर तीसरी स्वतंत्रता C पॉइंट पे हम लोग चाहे तो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। आज आपने देखा कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई यूनियन बनी हुई है, कोई नवयुवक मंडल बना हुआ है, ये सब है, ये आर्टिकल 19 के क्लोज C के कारण है। हम भारत में कहीं घूमने जाते हैं, हमें किसी की परमिशन थोड़ी लेनी है? तो ये आर्टिकल 19 क्लोज D है कि हम भारत में मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी स्थान पे हमको मूव करने की शक्ति है।
आराम से हम जा सकते हैं किसी का और कहीं पे जाके अगर हमको जगह पसंद आ जाए तो हम वहाँ जाके रह भी सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 19 के क्लोज ई ने आपको बताया है। और अगर हम कहीं जाके रहेंगे तो फिर दाना पानी का इंतजाम करने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 19 जी में हम व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को भी देखते हैं। तो ये सारी आर्टिकल 19 से लेकर भी अगर सवाल पूछा जाए तो मुझे लगता है कि आपका काम होना चाहिए। अब बात करूं, शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है आर्टिकल 20 में से। आर्टिकल 20 आपको 3 बातें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध का अभियोग लगा है, आरोप लगा है, तो उसे 3 फंडामेंटल राइट दी। एक तो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण आर्टिकल 20(1) में। एक है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीओ पार्टी, दोहरे दंड से संरक्षण 20(2) में 20(2). और तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये 3 बातें। तो 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 और तीनों पे शायद शॉर्ट नोट्स भी आ जाए, बड़ा आए तो भी आर्टिकल 20 को कर लीजिएगा। एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात समझाता हूँ। आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में क्या है? तो 20 के क्लोज 1 में कहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, मतलब कोई भी व्यक्ति उस बात के लिए दंडित नहीं किया जाए जो बात या जो काम जिस दिन उसने किया उस दिन वो अपराध ही नहीं था। मान लीजिए आज राजस्थान सरकार के भजन लाल जी ब्राह्मण है, मन में आ जाए कि आज से शराब बिक्री राजस्थान में दंडनीय अपराध हुआ, क्योंकि साहब आज से पहले जितने लोगों ने शराब बेची, खरीदी, पी, कोई अपराध नहीं किया है। इसी को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। समझ गए हैं बात को कि जो काम जिस दिन किया अगर उस दिन वो अपराध घोषित नहीं है तो उसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ठीक है। और उस व्यक्ति को उससे अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता है जिस दिन की अपराध जिसने किया हो और उस अपराध के लिए उतना दंड उस अपराध की धारा में लिखा हुआ हो। ये 2 बातें आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में बहुत सरलता से आपके सामने मैंने रखी। 20(2) आप सब लोग जानते हैं, डबल जीओ पार्टी। किसी व्यक्ति को या अभियुक्त को अपराध के एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जाए और ना ही दंडित किया जाए। नो वन कैन बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर अ सेम ऑफेंस। एक अपराध कर दिया ना, अब उसकी एक बार ट्रायल चल गई, पनिशमेंट भी मिल गया। मैंने मान लीजिए किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, मुझे सजा भी मिल गई, मैं वापस आ गया। अब उसी थप्पड़ के लिए दोबारा दोबारा कोर्ट नहीं सुनेगा और उसके लिए मेरी दोबारा ट्रायल भी नहीं चलेगी। ये आर्टिकल 20 का क्लोज 2 कहता है। ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत बातें हमें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 20(2) आप तभी लागू करोगे जब कोई व्यक्ति अभियुक्त होगा, उसका अभियोजन किसी कार्रवाई में या किसी न्यायालय में न्यायाधिकरण के समक्ष उसका अभियोजन चला होना चाहिए और उसे वहां पर दंड मिला हुआ होना चाहिए। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई 1953 का केस साइट करोगे जब भी आर्टिकल 20(2) पूछा जाएगा, डबल जीओ पार्टी पूछा जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण पूछा जाएगा, या फिर नेमो डेबिट विस वेक्सरी ये भी पूछ सकता है लैटिन मैगजीन में। सबका मतलब एक ही है, नेमो डेबिट विस वेक्सरी का भी मतलब डबल जीओ पार्टी है, दोहरे दंड से संरक्षण है, नो वन कैन बी ट्राइड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर एन सेम ऑफेंस। किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए ना तो दंडित किया जाएगा ना ही अभियोजित किया जाएगा। 20(2) ये कहता है। मकबूल हुसैन स्टेट ऑफ मुंबई, आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति कहीं से सोना लेके आ रहा था विदेश से, उसको कस्टम वालों ने पकड़ लिया, सोना सीज कर लिया। अब कस्टम वालों ने पकड़ा, सोना सीज कर लिया, उसकी ट्रायल चली, उसका केस चला फेमा के अंतर्गत, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था उसके तहत केस चला। तो उसने कहा कि मुझे तो आर्टिकल 20(2) का लाभ मिलना चाहिए, कस्टम वालों ने मेरा सोना जब्त कर लिया, तो हो गए कार्रवाई। अब क्या है? तो कोर्ट ने कहा कि 20(2) का बेनिफिट यहां नहीं मिल सकता है क्योंकि कस्टम इज अ नॉट अ कोर्ट। कस्टम ऑफिसर न्यायालय नहीं है, उन्होंने सिर्फ जब्ती की है, कोई अभियोजन नहीं किया और जब्ती कोई दंड भी नहीं है, पनिशमेंट भी नहीं। इसलिए
आर्टिकल 20(2) पार्टी यहाँ अप्लाई नहीं होता। 20(3) किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, किसी अभियुक्त को। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को गोली मार दी, तो मुझे ये कहीं कोर्ट में कहने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप कहो गोली मारी मैंने। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी कि मेरे अपराध को वो साबित करे, कोर्ट की जिम्मेदारी कि वो साबित करे, ये नहीं कि मुझसे कबूलनामा लिखवाए। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के रूप में हर एक अभियुक्त को दिया गया है कि कोई भी अभियुक्त जो है वो अपने खिलाफ साक्ष्य दे नहीं देगा। तो इसलिए हमें अपने खिलाफ साक्ष्य देने से प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 20(3) में। ठीक है। नंदिनी सतपथी वर्सेस पी.एल. धनी का केस नोट कर सकते हैं। नंदिनी सतपथी वर्सेस पी.एल. धनी। अपराध की जांच करते समय पुलिस अधिकारी जो छोटे मोटे सवाल पूछता है उनसे किसी दबाव का गठन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको वो दबाव डाल के अपराध कबूल करने के लिए कहे तो आर्टिकल 20(3) अप्लाई होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक। अब बात करता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा आर्टिकल 21 पर। सवाल आना लाजमी है और जितना बोला हूँ उसमें से आधे से ज़्यादा पेपर आ जाएगा और आर्टिकल 21 के बाद रिट जुरिडिक्शन को करके इस वीडियो को भी काम खत्म करेंगे। तो कर लेते हैं 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखने में सिर्फ 3 लाइन लिखी है लेकिन बड़ा सवाल पूछा जाता है। तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law। किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 21 ने लिख दिया कि भाई आपको किसी व्यक्ति को अपने जीवन से वंचित करना है तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित कर। लेकिन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 1952 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता बड़ा व्यापक अर्थ वाला शब्द है। आर्टिकल 21 में जो दैहिक शब्द लगाया लाइफ एंड लिबर्टी, तो जो ये दैहिक शब्द लगाया है इसको सीमित कर दिया गया। उन्होंने इस केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आर्टिकल 21 में केवल कार्यपालिकीय कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, जबकि विधानमंडल के अनुसार अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? विधानमंडल ने तो कोई कानून बनाकर किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1978 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक नया आयाम देते हैं और एक नए एस्पेक्ट को कहा कि भाई न केवल कार्यपालिकी शक्तियों के विरुद्ध बल्कि विधायिका के खिलाफ भी आर्टिकल 21 का प्रयोग किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 21 की जो स्वतंत्रता है, अगर विधायिका भी कानून बना के हमें चीज छीनती है और गलत है तो वो भी मान्य नहीं होगा। इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस केस में कहा कि जीने के अधिकार में सिर्फ पशुवत जीने का अधिकार शामिल नहीं है। लाइफ लिबर्टी मीन्स लाइफ और लिबर्टी विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानव को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। और अगर इस गरिमापूर्ण जीवन की बात करें तो बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 ने हम लोगों को। गरिमापूर्ण जीने के लिए क्या चाहिए? कपड़े भी चाहिए, डिग्निटी की लाइफ के लिए खाना भी चाहिए, पोषाहार खाना भी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, जो बेसिक आवश्यकता है वो सब चाहिए। तो जब भी आर्टिकल 21 आपको पूछा जाएगा, आपको उसमें लाइन से कुछ केसेस लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो तो खत्म हो जाता है 2 ही लाइन में। तो ध्यान रखना है, मेनका गांधी का केस याद रखना है कि भाई राज्य विधि बनाकर भी ऐसे कोई
गलत कार्य नहीं कर सकता जिससे कि लोगों के मूल अधिकार को छीना जा सके। ठीक है। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, इसमें आर्टिकल 21 में ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार, एकांतता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है, गरिमापूर्ण जीवन में आएगा। नंबर 2, ज्ञान कौर, ज्ञान कौर को छोड़ दीजिए, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चिकित्सा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, तो चिकित्सा का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट मिलेगा। उन्नी कृष्णन आंध्र प्रदेश, शिक्षा का अधिकार, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। मेनका गांधी अभी बता ही दिया आपको, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना। ओलेगा तेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओलेगा तेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई, जीविकोपार्जन, राइट टू लिवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। एमसी मेहता ने देश के लिए बहुत काम किए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा फूड का, तो पी फॉर पैरेट, CCN वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आहार पाने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, प्रदूषण मुक्त जलवायु का उपयोग का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। MM हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फ्री लीगल एड, जिनके पास पैसा नहीं है उनको निशुल्क विधिक सहायता पहुंचाई जाए, ये भी आर्टिकल 21 का ही एक्सपेंशन है। मुरली एस देवड़ा, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध हो गया है, बसेस में, ट्रेन में लोग स्मोक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें मुरली देवड़ा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध करने के लिए याचिका लगाई और जिस पर देश में धूम्रपान निषेध हो गया। किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पुलिस कस्टडी में अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, अमानवीय व्यवहार नहीं होगा, कोई करेगा तो आर्टिकल 21 में उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। भारत के महान्यायवादी वर्सेस लिच्छमा देवी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लिच्छमा देवी, इस केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सरेआम चौराहे पे फांसी नहीं लगाओगे, ये ह्यूमन डिग्निटी के विरुद्ध है। तो ये सब कुछ केस आप साइड कर सकते हो आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 कुछ बातें दी गई है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए उसको सबसे पहले तो अपने गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, उसके बाद उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से राय लेने का अधिकार, और 24 घंटे में उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इतना बहुत आर्टिकल 22 LLB के दृष्टिकोण से शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो, बाकी जैसा है पढ़ लीजिएगा। 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध किया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो पाएगी, किसी से आप बेगारी में फोकट में बिना पैसे दिए काम नहीं कराओगे, और कराओगे तो अपराध होगा। तो ये हो गया। 25 से 28 वाला जो पंथ निरपेक्ष वाला एरिया है, वो उसको आप खुद उस पर एक सवाल तैयार कीजिएगा। मुझे उसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं लगता है, फिर भी मैंने आपको बताया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसका कोई रात धर्म नहीं है, हमारे सभी धर्मों को यहाँ पे वरीयता दी गई है, सभी धर्म की शिक्षण संस्थाओं को चंदा भी दिया जाता है, और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे है। आखिर में जो बात करूँगा वो रीट जुडिक्शन पे बात करूँगा, और मुझे लगता है कि ये 5 प्रकार की रीट पढ़ाऊँगा और रीट कहाँ लगेगी ये सब बातें करूँगा, तो आपके LLB के सवाल में पास होने की गारंटी हो जाएगी। इस वीडियो से इतनी गारंटी है। हाँ, चलिए, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई वोलेशन करे तो हमें रिट लगाने का अधिकार है। कहाँ लगेंगी? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। रिट क्या है कि रिट इज अ फॉर्मल ऑर्डर, formal written order issued by a court onto the name of sovereign power,
संप्रभु शक्ति के नाम पे लिखित में दिया गया एक आदेश है न्यायालय के द्वारा कि ये काम करो भैया। अब ये रिट संविधान में हमारे 5 प्रकार की होती है। पहला रिट है हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। दूसरा मैंडेमस यानी कि परमादेश का रिट। तीसरा सर्टोरी उत्प्रेषण का रिट। चौथा प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध का रिट। और पांचवा क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा का रिट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हेबियस कॉर्पस के रिट की। हेबियस कॉर्पस के रिट का क्या मतलब है कि साहब, हेबियस कॉर्पस के रिट का मतलब है, लिटरली मीनिंग है कि टू हैव बॉडी ऑफ अ पर्सन, मतलब बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश कर। कि अगर किसी व्यक्ति को विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ के गिरफ्तार कर लिया गया, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके वायलेशन में गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया, या फिर किसी व्यक्ति की इज्जत को खतरा पहुंचाने के लिए जानबूझ के मेलाफाइड इंटेंशन से गलत तरीके से उसे आपने डिटेन कर लिया। तो ये जो गलत तरीके से अवैध रूप से जब भी किसी व्यक्ति को कोई बंदी बनाएगा, तो ऐसे बंदी की ओर से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, हेबियस कॉर्पस का बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट लगाया जाएगा। देखिए, वैसे तो रिट लगाने का अधिकार उसका ही है जिसके राइट का वायलेशन हुआ है, लेकिन वहाँ ये इस मामले में तो वो व्यक्ति बंदी बना हुआ है, तो वो खुद कैसे आएगा, वो खुद नहीं लगा सकता है। तो उसके जो भी राइट के इन्फ्रिंज हुए हैं और उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट लगा सकता है। और फिर न्यायालय कहेगा कि बंदी को हमारे सामने पेश करो, और जब अथॉरिटीज जाएगी बंदी को उनके सामने पेश करेगी, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा और उसके कारण सुनिश्चित करेगा। अगर इलीगल है तो तुरंत रिलीज करने के ऑर्डर दे देगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट है जो कि इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में जारी किया जाता है। अब दूसरे तरह के रिट जो है परमादेश का रिट, अंग्रेजी में से मैंडेमस का रिट कहते हैं। अंग्रेजी में परमादेश के रिट का मतलब है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, हिंदी में हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। किसको आदेश दे रहे हैं कि साहब, कोई, इसे आप एक वेकनिंग कॉल भी कह सकते हो, सोए हुए अथॉरिटी को जगाने का काम भी करता है, वेकनिंग कॉल है। कि अगर कोई सरकारी सेवक है, किसी ऑफिस का कोई व्यक्ति है, कोई कोर्ट का कोई व्यक्ति है, किसी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बॉडी का कोई व्यक्ति है, और आप जा रहे हो चक्कर काट रहे हो, काम ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, आप परमादेश का रिट उसके खिलाफ लगाओगे। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको कमांड करेगा, ऑर्डर करेगा, किसके लिए, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि आप अपनी ड्यूटी को पालन करो भाई। तो जो भी सोई हुई पब्लिक अथॉरिटी है उसको जगाने के लिए आ गया है मैंडेमस। लोक प्राधिकारी अपना काम नहीं करते हैं तो मैंडेमस, ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के अगेंस्ट में नहीं लगेगा। प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में, प्राइवेट पर्सन मैं मेरा ऑफिस खोल के बैठा हूं, मेरी मर्जी काम करूं ना करूं, इसमें कोई आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते, इसमें मेरे खिलाफ कोई रिट भी आप नहीं लगा सकते। भारत के एक्टिंग सीजे को इम्यूनिटी दी गई है। जो भारत का कार्यरत मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधिपति CJI, उसके खिलाफ भी आप ये रेट नहीं लगा सकते हो। किसी पर्सनल या निजी कॉन्ट्रैक्ट के पालन के मामलों में भी ये रेट नहीं लगाया जा सकता है। आपको इस बात को समझना है। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3 या रेट नंबर 3, प्रोहिबिशन का रेट, प्रतिषेध का रेट। द रेट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रोहिबिट एनी लोअर कोर्ट और सच ट्रिब्यूनल्स और मजिस्ट्रेट और कमिश्नर्स और जुडिशियल ऑफिसर who are doing something exceed from their jurisdiction। मतलब प्रोहिबिशन का रेट क्या है, ऊपर के कोर्ट नीचे के कोर्ट को कहते हैं। नीचे के कोई कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं। तो रीट लगेगा कि भैया
आप अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड मत करो, आप अपनी सीमाओं में मर्यादा में रहकर काम करो, और इसके लिए प्रोहिबिशन का रेट है कि भाई रोक दो, मैं गलत काम करने से रोको, प्रतिषेध करो, ये होता है प्रोहिबिशन का रेट। अगला जो सर्टोररी उत्प्रेषण का रेट है, इसका मतलब होता है इट मीन्स टू सर्टिफाई, सर्टिफाई कर देना है। क्या है? इट इज अ रेट दैट ऑर्डर टू मूव अ सूट फ्रॉम इंफीरियर कोर्ट टू सुपीरियर कोर्ट। ये एक ऐसी याचिका है जिसमें एक इंफीरियर कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में जाने के लिए रेट लगाया जाता है, क्योंकि जो निचला जो न्यायालय है वो क्या कर रहा है, वो विधि के विपरीत कोई आदेश पारित कर रहा है, ऐसे कोई ऑर्डर दे रहा है जो अनलॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कानून के विरुद्ध है, तो ऐसे मामलों में इंफीरियर कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, देने की शक्ति नहीं है, ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, इलीगल ऑर्डर पास कर रहा है, तो उन सब के विरुद्ध में ये दोनों ही प्रोहिबिशन और सर्टोररी का रेट है, ये न्यायालयों के अगेंस्ट में है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और आखिरी तरीके का जो रेट है वो है अधिकार प्रच्छा क्यो वारंटो। इसको समझिए, क्यो वारंटो के रेट का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर, किसी सरकारी पद पर बिना योग्यता के आके बैठ गया, फर्जीवाड़े से आके बैठ गया, तो उससे पूछा जाता है कि बाय व्हाट वारंट, किस अधिकार से आप इस सरकारी पद पे बैठे हो, इस बात का स्पष्टीकरण दो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी पद को हत्या गया है, किसी सरकारी पद पर बैठ गया है, तो ध्यान रखिए उसके लिए क्यो वारंटो का रेट आप लगा सकते हो। तो ये 5 तरीके के रेट है, रेट जुरिडिक्शन में पूछा जाए कर लेना। इसके अलावा क्या क्या और एहतियात के तौर पे पढ़ना है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लीजिए भाग 4 में है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक का एरिया है वो आप देख सकते हो प्रिकॉशन के रूप में। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, ज़्यादा नंबर लाने हैं, 60, 70, 80% मार्क्स लाना है, 70-80% तक लाना है, 60% तो जो मैंने इस वीडियो में कवर किया उससे भी आपको आ ही जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 को नहीं छोड़ना है, उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर भी तैयार कर लीजिएगा, अगर कर पाओ तो। पास होने के लिए तो मेरा वीडियो ओवर हो गया, अब सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो प्रिकॉशन के साथ चाहते हैं कि हमें सारे सवाल वहां मिल जाए, तो ये कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चाहे तो वो भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतना आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेजिस्लेटिव पावर देख सकते हैं, कानून कैसे बनता है वो चीज़ें देख सकते हैं, तीनों लिस्टें हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, उनके क्या क्या विषय हैं कई बार वो भी देख सकते हैं, और यूनियन और स्टेट के रिलेशन को भी आप देखा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि ये सब काम कर लीजिएगा, वरना जितने मैंने आर्टिकल 21 में से डिस्कशन किए, मेरा मानना है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उतने तो उसमें आपको मिल ही जाएंगे। ये जो मेरा वीडियो आप लोगों ने अंत तक सुना उसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। चलिए फिर बात करेंगे अगले किसी विषय को लेकर।